So, good afternoon, students. We are going to do the remaining topic of our chapter number 16, that is chemical effects of electric current. So, we now thus realize कि chemical changes जो होते हैं एक liquid में उससे electric current produce हो सकता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है. इलेक्ट्रिक सेल अभी वोल्टेक सेल हमने पढ़ा था. देन अगर ये देखा जाए दैट इज़ द रिवर्स ऑल्सो पॉसिबल कि मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूं और उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाएं. जब ये सोचा गया देन माइकल फैराडे, ही वॉज द वेल नोन ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे इलेक्ट्रिसिटी की और लिक्विड्स के साथ. लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया, ठीक है. लिक्विड वो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिसमें फ्री मोबाइल आयंस हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है. कब की 1834 में. सो जब वो देखता गया, उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. देन ही ऑब्जर्व द इंटरेस्टिंग केमिकल चेंजेस जो हो रहे थे इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे आयनिक सॉल्यूशंस में से. एंड इन इफ़ेक्ट्स को जो करंट पास करने पे जो केमिकल इफ़ेक्ट्स हुए, उन्होंने उसको केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट का नाम दे दिया. और फैराडे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स जो होते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जब केमिकल चेंजेस आते थे, उसको बोलता था इलेक्ट्रोलिसिस. और उसको बोलते थे दिस फिनोमिना वाज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. अब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ये आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है आपकी बुक में. सो इसके लिए क्या लिया, सिंपल टैप वाटर लिया. टैप वाटर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, जिसमें से एक को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया. और जो इलेक्ट्रोड्स बनाए वो दोनों ग्रेफाइट पेंसिल्स के बनाए, ठीक है. सो एक बना दिया एनोड जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, एक बना दिया कैथोड जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है. फिर जब इस और ये जो इनके जो एंड्स हैं वो दोनों शार्प कर दिए पेंसिल्स के, जिसमें से ग्रेफाइट उसको बड़े अच्छे से टच कर रहा था, ठीक है जी. फिर उसको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड के साथ पेंसिल्स को होल्ड करके खड़ा कर दिया, उसके अंदर लटका दिया, ठीक है. देन जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन किया, मीन स्टार्ट किया, तो 3-4 मिनट तक स्टार्ट होता रहा, चलता रहा. लेकिन आफ्टर 3-4 मिनट्स ही ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई दिए इलेक्ट्रोड्स के ऊपर. देन उसके बाद उसने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स किए. कभी उसने उसमें नमक डाला, कभी उसने उसमें एसिड डाला, सोडा डाला. फिर देखा जब हम ऐसे करेंगे तो और क्या चेंजेस आएंगे. तो धीरे धीरे उसने क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली. उसने सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन जो इलेक्ट्रोड्स पे आई थी, सबसे पहले ये देखा कि अगर इलेक्ट्रोड्स टोटली इमर्स्ड हैं वाटर में और उसमें स्टेडी करंट जा रहा है, स्टेडी मतलब कंटिन्यूसली करंट जा रहा है, देन उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके ऊपर बबल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एनोड पे. एनोड मीन्स वो वाला टर्मिनल जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है. फिर हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस होंगे कैथोड पे. कैथोड मीन्स वो वाला टर्मिनल जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो वी दस कंक्लूड दैट जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है आयनिक सॉल्यूशन में से, अगर वो इट कैन कॉजेज केमिकल चेंजेस, कुछ केमिकल चेंजेस उसके अंदर होते हैं. बट जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो टोटली डिपेंड करेंगी 2 बातों पे कि अंदर कैसे कैसे चेंज होंगे लिक्विड के अंदर. इट विल डिपेंड ऑन 2 थिंग्स. फर्स्टली द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स कैसी हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो हैं वो कैसे हैं. देन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अंदर जो हमने पानी लिया है, पानी में और भी कुछ है या एसिड ही लिया है, मतलब वो कंसंट्रेशन कैसी है, कितना गाढ़ा है, और नेचर क्या है, ठीक है जी. तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा
तो कुछ प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट्स हमारे केमिकल रिएक्शंस पे दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? एक तो यही था कि गैसियस बबल्स फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड्स के पास। दूसरा, अगर इस ग्रेफाइट की जगह पे मैं मेटल्स ले लूँ तो एक मेटल दूसरे मेटल पे डिपॉजिट हो जाता है। मेटल्स गेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड सरफेस। ठीक है। देन गैसियस बबल्स फॉर्म हो सकते हैं। देन कलर, सॉल्यूशन का जो कलर है, ये तो टैप वाटर है, अगर इसकी जगह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता तो वो ब्लू कलर का होता। ठीक है, और उसका कलर चेंज हो जाता है। फाइन। तो चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में आकर था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आयंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ये इलेक्ट्रोलिसिस काम कहाँ आती है, हम इसका कहाँ काम करते हैं? तो फर्स्ट नंबर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है? सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स मतलब जो हमें ज़मीन में, अर्थ में पत्थर के रूप में, वो पत्थर जिसमें बहुत सारा मेटल है, ठीक है, उसमें से जब हमें मेटल निकालना होता है तो वो हम इस प्रोसेस से निकालते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के पत्थरों को एक इलेक्ट्रोड पे टांग देते हैं और दूसरी पे प्योर को टांग देते हैं। फिर वो सारा भुर भुर के आयंस बन के दूसरे के ऊपर इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है जी। देन द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मीन्स क्लीन करना, पूरी तरीके से उसको अच्छे से प्योर कर देना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर। कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, एक मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसमें इम्प्योरिटीज़ है कोई, या इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है कि या तो कोई और मेटल है, नहीं तो कोई मिट्टी या पत्थर या कुछ ऐसा है, तो उसको प्योर करना बहुत अच्छे से। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं कॉपर की, तो जो प्योर कॉपर है उसको तो कैथोड पे टांग देते हैं और जो इम्प्योर है उसको एनोड पे टांग देते हैं। और लेना भी हमें क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, विच इज़ टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। फाइन। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ देयर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है एक मेटल को दूसरे के ऊपर चिपका देना। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट पास करके एक मेटल को दूसरे के ऊपर चिपका दो, ये होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इतना काम का प्रोसेस है कि इससे इसकी और प्रैक्टिकल नीड्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। इससे पहले हम एक एक्टिविटी 4 और देखते हैं। देखो, हमने 2 कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली, ठीक है जी, एक जिंक की और एक कॉपर की। देन टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसमें आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ना पाउडर, कॉपर सल्फेट का ना पाउडर डाला और उसमें उसको घोल दिया, तो वो बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दिया ताकि वो और ज़्यादा कंडक्टिव बन जाए। अब कॉपर प्लेट को तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दो बैटरी के, और जिंक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दो। ठीक है। जिंक को बना दो कैथोड और कॉपर को बना दो एनोड। अब उसमें से करंट पास करना शुरू कर दो 20-30 मिनट्स तक। जब उसके अंदर जाएगा करंट, वी विल फाइंड अ रेडिश कॉपर कोटिंग ऑन द जिंक प्लेट। जिंक प्लेट के ऊपर कॉपर मेटल आके चिपक जाएगा। ठीक है। सो मीन्स it is copper from copper sulfate solution that has get deposited on the zinc electrode. Means जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसी सॉल्यूशन का हमने एनोड बनाया। ठीक है। और कैथोड बनाया, सॉरी। देन उसको कैथोड बनाया और कैथोड बनाकर उसी का सॉल्यूशन ले लिया। फिर वो कैथोड से सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता चला जाएगा और सॉल्यूशन से दूसरे मेटल के ऊपर जो कि एनोड पे है उसके ऊपर वो चिपकता चला जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ टर्म्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। कॉपर मेटल एज एनोड है। कॉपर मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आता जाएगा।
कॉपर सल्फेट, जिस मेटल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट कराना है, मीन्स जिसके ऊपर कुछ और चढ़ाना है, उसको तो कैथोड बना दो, और जिसको चढ़ाना है उसको एनोड बना दो। ठीक है, जिस मेटल को चढ़ाना है दूसरे के ऊपर उसको एनोड बना दो, और जिस मेटल के ऊपर चढ़ाना है दूसरा मेटल उसको आप कैथोड बना दो, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दो। फाइन। सो अब आपने यही किया, ये कॉपर देखो एनोड है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, जो एनोड लोगे वही सॉल्यूशन होगा, और ये कैथोड आपका वो मेटल होगा जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है। देन हाउ दिस डिपोजिशन अकर्स, इसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसोसिएट हो जाता है कॉपर में और सल्फेट आयन में। ठीक है, सो जो फ्री कॉपर मोबाइल आयंस होते हैं जो चल रहे होते हैं वो जिंक प्लेट पे जाते हैं कैथोड पे, और कॉपर एटम बन जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कॉपर एटम बन जाते हैं और उसी के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर जो सल्फेट आयंस मूव कर रहे हैं कॉपर प्लेट पे, वो कॉपर पे जाते हैं एनोड पे, और उससे कॉपर लेकर आ जाते हैं और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना देते हैं दोबारा से। मींस जब हमने करंट पास किया कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में टूट गया। ठीक है, तो जो टूटे हुए कॉपर आयंस थे वो जिंक पे जाके चिपक गए उससे इलेक्ट्रॉन लेकर। ओके, और जो सल्फेट आयंस थे वो अकेले रह गए। अब सल्फेट आयंस जाएंगे एनोड पे जो कि प्योर मेटल है, कॉपर उससे वो कॉपर ले लेंगे। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएंगे और उसको सॉल्यूशन में वापस लेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, फिर कॉपर सल्फेट टूटेगा और फिर कॉपर मोबाइल आयंस जो हैं वो जिंक के ऊपर चले जाएंगे और उस पर जाके चिपक जाएंगे। ठीक है जी। सो इसी तरीके से हमने देखा कि कॉपर इज़ इफेक्टिवली रिमूव फ्रॉम एथोड, कॉपर को एनोड से रिमूव कर लिया गया एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, कैथोड पे डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर आपको चढ़ाना है मेटल, दैट शुड बी मेड कैथोड, उसको कैथोड बनाओ। द एनोड इज़ दैट ऑफ प्योर मेटल, एनोड उस प्योर मेटल की बनाओ जिसको आपने दूसरे आर्टिकल पे चिपकाना है। देन जिसका जो एनोड आप प्योर मेटल लोगे उसी का आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्यूशन लेना है, कंडक्टिव सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब ये आ रही है आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या नीड फॉर नीड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, क्या क्या होता है, देखो। फर्स्टली टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, उनको उनकी शक्ल सुधारने के लिए। जैसे आयरन होता है, आयरन के जो ऊपर जंग लग जाता है या आयरन थोड़ा सा डस्टी सा होता है, उनकी इतनी शाइनिंग नहीं होती आयरन की ना। सो आयरन को शाइनी बनाने के लिए उसके ऊपर कोई और मेटल चिपका लिया जाता है। जैसे बाइसाइकिल के हैंडल्स हैं, बाथ टैप्स हैं, इन सब को शाइनिंग बनाया गया बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसकी करते हैं, क्रोमियम और निकल की। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बाथ टैप्स पे, बाइसाइकिल के हैंडल्स पे हम किसकी कोटिंग करते हैं। सो हम करते हैं या तो क्रोमियम की या निकल की, डिपेंड करता है। एक की क्रोमियम जो होता है वो गोल्डन से कलर का होता है, निकल जो होता है वो सिल्वर से कलर का होता है। तो जिस तरीके की अपीयरेंस आपको चाहिए आप वैसे ले सकते हो। ठीक है, देन जो आर्टिकल द सिमिलरली आर्टिकल्स ऑफ बेस मेटल आर ऑफन कोटेड विद प्रीशियस मेटल। जो नीचे बेस मेटल होता है उसके ऊपर प्रीशियस मेटल को चढ़ा देते हैं ताकि वो सुंदर लगे, क्योंकि अगर प्रीशियस मेटल हम पूरा ही लेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना। देन द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग कोटिंग। मीन्स जो एक कोई भी मेटल है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक और कोटिंग कर दो। ऐसे ही क्रोमियम प्लेटिंग ऑन सम आर्टिकल जैसे बाथ टैप्स आर एंड कार बम्पर्स, बाइसिकल हैंडल्स, इन सब पे किया जाता है। टॉवल रेल्स, जो रोड्स होती हैं, किचन गैस बर्नर्स, व्हील रिम्स, इन सब पे प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जाती है जिससे नीचे वाला जो बेस मेटल है वो ख़राब
नहीं होता है। तो क्रोमियम मेटल से एक तो अपीयरेंस सुंदर आ जाती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, बट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड कोरोजन एंड इफेक्ट्स ऑफ वियर एंड टियर। कहीं टूट फूट भी होती है, स्क्रैचेस भी होती है, तो उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ द सम कोटिंग्स help to increase the strength of the base metal. Fine. The chromium deposit not only provides shiny appearance but also help to avoid corrosion and effects of wear and tear and scratches. ठीक है जी. Now next is to minimize the cost. जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, जिनकी ज्वेलरी बनती है और ज्वेलरी बहुत कॉस्टली होती है, कॉमन मैन तो कभी सोच ही नहीं सकता कि हम ये वाली ज्वेलरी कभी पहन सकते हैं। सो वो क्या करते हैं, अब उनके लिए नीचे जो बेस मेटल होता है वो तो ले लेते हैं सस्ता सा, लेस एक्सपेंसिव ले लेते हैं, और उसके ऊपर पतली सी कोटिंग चढ़ा देते हैं एक्सपेंसिव मेटल की, जैसे 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी आती है। ठीक है। सो जब उससे क्या होता है, अब जब गोल्ड ही उसमें 1 ग्राम है तो उसी अकॉर्डिंग उसका 1 ग्राम के अकॉर्डिंग उसका रेट बढ़ जाता है और वो बहुत सस्ती हो जाती है। सो दिस इट गोज कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, डन। देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फैराडेज डिस्कवरी। फैराडे, भाई माइकल फैराडे की बात हो रही है। उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना डिस्कवर किया। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी थी 7th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कुछ मेटल्स ना मैग्नेट बन जाते हैं, मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं और चीज़ों को अपने साथ चिपकाने लगते हैं। ठीक है, तो इसी का उल्टा माइकल फैराडे ने किया। माइकल फैराडे ने जो फिनोमिना बनाया, सेम फिनोमिना जोसेफ हेनरी ने भी उसी उस पे कर लिया था, लेकिन माइकल फैराडे ने पहले किया, तो इस वजह से उसका नाम पहले आ गया। तो आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वर्ल्ड में, वो इसी फिनोमिना से हो रही है, वो इसी बेस से हो रही है। तो इवन कि ये भी कहा जाता है, हैड देयर बीन नो फैराडे, अगर फैराडे ना होता तो आज बिजली ना होती। ठीक है जी। So it is just, this phenomena is just the conversion of electrical energy into the magnetic energy. Then conversion मतलब हमें इससे he was able to get the electricity from magnetism. Conversion का मतलब होता है उल्टा, मतलब हमने जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक में किया था उसका उल्टा, मीन्स अब हम मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो हमने क्या किया, take a hollow cylindrical pipe of iron and wind a large number of turns of well insulated copper wire on it. एक हमने खाली खोखली आयरन पाइप ली, उसके ऊपर बहुत सारे कॉपर वायर की इंसुलेशन को उसको टर्न्स बना दी। देन क्लीन द 2 ends ऑफ द वायर के दोनों एंड्स को क्लीन किया एंड अटैच अ टॉर्च बल्ब और एलईडी टू इट, हमने एक एलईडी उसके साथ अटैच कर दिया। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लिया एंड मूव इट रैपिडली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप। अब उस बार मैग्नेट को, जो एस और एन दिखाई दे रहा है आपको, वो उसके सेंटर के थ्रू, मतलब जो खाली जगह है उसकी तरफ लेके जाओ बहुत तेज़ी से। जैसे ही आप उसकी तरफ लेके जाओगे वो बल्ब जलेगा, उसके पास से हटाओगे तो भी बल्ब जलेगा। लेकिन अगर आप इसके पास रोक दिया आपने ये मैग्नेट तो बल्ब भी रुक जाएगा। मीन्स इट ग्लोज ओनली फॉर अ वाइल, सिर्फ तभी के लिए जलता है जब हम उसको मूव करते हैं, और स्टॉप हो जाता है जब मैग्नेट स्टॉप हो जाती है। इफ़ वी नाउ विदड्रॉ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉयल वी फाइंड दैट बल्ब अगेन, अगर मैं उस कॉयल में से मैग्नेट को हटाऊंगी ना, लेके जाऊंगी, फिर हम देखते हैं कि बल्ब फिर से ग्लो करता है एक सेकेंड के लिए। तो वी आर दस गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द मोशन ऑफ मैग्नेट, हम मैग्नेट के मोशन से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिल रही है हमें। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जनरेटेड बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना वॉज गिवन बाय फैराडे एंड हेनरी।
सो जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इट फॉर्म्स द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मॉडर्न डे जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जो आजकल काम हो रहे हैं वो सारे इसी पे काम कर रहे हैं। जो जनरेटर्स हैं वो हेल्प अस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन even today's civilization owes its progress to a great extent, means आज इस डिस्कवरी के ऊपर आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। नॉर्मली इस चैप्टर में ये वाली ऑब्जर्वेशंस पूछी जाती हैं। लिस्ट डाउन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस while doing the experiment of the electromagnetic induction। तो हमने क्या देखा, whenever there is a relative motion between a magnet and the coil, जब मैग्नेट और कोयल के बीच में relative motion होता है, that is part of an electric circuit, a current flows through it। तो उसमें क्या होता है कि उस सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, जैसे ही मैग्नेट और कोयल में मोशन होता है, हम उसको चलाते हैं, चाहे तो मैग्नेट चल रही है, चाहे कोयल चल रही है, चाहे दोनों चल रहे हैं, तो उस सर्किट में से करंट फ्लो करता है अपने आप, बिना किसी करंट कैरिंग डिवाइस के। देन अ फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज सुन एज द मैग्नेट एंड द कोयल एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर कोयल या मैग्नेट या दोनों जैसे भी उनका मोशन स्टॉप हो जाता है, तो मोशन स्टॉप होने से क्या होगा, वो करंट भी फ्लो करना बंद कर देगा। सो इसी का ऑपोजिट देखो, जितनी तेज़ हम मोशन करेंगे, मैग्नेट और कॉयल को चलाएंगे, उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूसली। अगर कंटिन्यूसली मैग्नेट चल रही है तो उतनी ही देर करंट भी फ्लो कर रहा है। ठीक है जी। अब हमने कहा कि जब मैं मैग्नेट के पास लेके जाती हूँ तो भी बल्ब जलता है, अगर मैं मैग्नेट से दूर लेके जाती हूँ, मैग्नेट को दूर लेके जाती हूँ उससे, तो भी बल्ब जलता है। लेकिन इसमें क्या, करंट तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के अकॉर्डिंग, अगर मैग्नेट के पास लेके आ रहे हैं तो उसकी जो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन है वो क्या करेगी, जैसे ही मैं अगर मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगी तो वो उसकी डायरेक्शन भी लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। अगर मैग्नेट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है जी। सो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर एंड दिस कंप्लीट्स योर सिलेबस। सो नाउ यू हैव टू डू इट्स एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क एंड इन द क्लास आई विल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर in the period, so get ready for this